हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो है बायो का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है। वो इतना लंबा चैप्टर है कि शायद उसे दो अलग अलग चैप्टर में दे देना चाहिए था, लेकिन जब एक ही चैप्टर में दिया है क्योंकि सारी सारी चीज़ें लिंक्ड है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बायो में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं। आपके टीचर्स जो कराते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कराते हैं, लेकिन मेनली आपका फोकस जो किस में रहना चाहिए, एनसीईआरटी पे रहना चाहिए। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही ये जो आप एस चंद से लखमीर सिंह मंजित का जो है उससे आप प्रेफर करें, बट फर्स्ट आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट वो लाइंस हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, वो जिंदा है या फिर मर गया। तो पहला टॉपिक आता है कि क्या हम देखते हैं कि वो कुछ काम कर रहा है, वर्किंग है या फिर स्लीपिंग है, फिर वो सो रहा है तो हम कह सकते हैं वो अलाइव है। ठीक है, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई होता है जो बहुत ज्यादा टाइम तक सो जाता है। ठीक है, आप हाइबरनेशन भी जानते हो, अगर हाइबरनेट कर रहा है 5-6 महीने के लिए सो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सो रहा है तो वो मर गया या फिर वर्क कर रहा है तो जिंदा है। ब्रीथिंग की अगर बात करते हैं कि वो ब्रीथ कर रहा है तो वो जिंदा है, ब्रीथ नहीं कर रहा तो जिंदा नहीं। क्यों? प्लांट्स हमारे ब्रीथ नहीं करते हैं, कोई ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं है, बट वो जिंदा होते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ ग्रीन कलर की, कि अगर आप सोचें कि ग्रीन कलर का प्लांट है तो जिंदा है, अगर ब्राउन कलर का है तो वो मर गया। नहीं, जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हम लोग इनको शो केस के लिए यूज करते हैं, दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसमें काफी अलग अलग कलर्स होते हैं, येलो कलर्स के भी होते हैं, ब्राउन कलर्स के भी होते हैं, और वो जिंदा होते हैं। मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं कि अगर मूवमेंट से रिलेट करके हम लोग बोले कि हाँ वो जिंदा है, तो मूवमेंट तो अगर देखा जाए तो वायरस जो होते हैं वो बिल्कुल मूव नहीं करते। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं, बट लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते। और प्लांट्स के साथ साथ आपके जो वायरसेस हैं उन पे तो वैसे भी डिबेट चलती है कि वो लिविंग में कंसिडर किया जाए या फिर उनको नॉन लिविंग में कंसिडर किया जाए। तो जो मूवमेंट है वो भी एक फैक्टर नहीं है। अगर आप ग्रोथ भी देखोगे तो ग्रोथ भी एक फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी फास्ट होती है, बट काफी प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं उनकी ग्रोथ काफी स्लो होती है। तो ग्रोथ फैक्टर को भी देख के आप लिविंग या नॉन लिविंग डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो बात आती है वो आती है कि लाइफ प्रोसेस। जो लिविंग थिंग्स हैं जितनी भी, उनको एक लाइफ प्रोसेस चाहिए होता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, उनको सॉइल से न्यूट्रिशंस लेने हैं, फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है, यूज करना है, वेस्टेज निकालनी है। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, जो जो इनटेक के लिए चाहिए वो चाहिए, यूज करेंगे, यूज करने के बाद वो उसको एक्सक्रीट करेंगे। तो अगर लाइफ प्रोसेस की बात करी जाए तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आखिर लाइफ प्रोसेस होते क्या है। तो डेफिनेशन मैंने जैसे छोटी सी लिखी है कि द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो भी मेंटेनेंस जॉब होती है वो जो परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस कौन से हुए? जो आप, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप कोमा में क्यों ना चले जाओ, बट वो वर्क करते रहेंगे तो उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपका वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, ये लाइफ प्रोसेस में, ईटिंग फिर भी थोड़ा आ सकता है बट वॉकिंग एंड रनिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। लाइफ प्रोसेस में आपका क्या आएगा? जैसे कि डाइजेशन, अगर आपने खाना खा लिया तो वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन, कि जो भी आपने खाना खाया उसको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, चाहे लिक्विड वेस्ट की बात हो चाहे वो आपकी सॉलिड वेस्ट की बात हो। रेस्पिरेशन, ठीक है, जो भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, क्या वो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज के साथ मिक्स हुआ, फूड एनर्जी बनाए, ठीक है, तो वो भी रेस्पिरेशन हो गया। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड है वो हर जगह जाना है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सो रहे तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर जाएगा या खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। सो गए, डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, उसके बाद उठ रहे 2 घंटे बाद, हाँ अब डाइजेशन शुरू हुआ। या सोते हुए हम सांस नहीं लेते, या सोते हुए यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता, या सोते हुए हमारा ब्रेन वर्क नहीं करता। ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे हैं जो आपके लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर एक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बीच में दी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is known as respiration। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, रेस्पिरेशन को सोचते हैं कि ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन में हमने सांस ली, सांस छोटी, एंड दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एक अलग चीज होगी। रेस्पिरेशन क्या है? आपने ऑक्सीजन तो ले लिया, लंग्स में आ गया, फाइन, लेकिन जो आपने फूड लिया, जो आपका स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट पूरा हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के दोनों सेल में गए, सेल ने दोनों को कंबाइन किया, एनर्जी जो प्रोड्यूस करी, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वहां पे भी रेस्पिरेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है,
इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया या डाइजेशन हो गया, हमें किसी भी चीज की जरूरत है तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसा भी फूड सोर्स हमें मिलता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग चाहे नूडल्स खाएं, चाहे हम लोग रोटी खाएं, चाहे हम राइस खाएं, हम लोग को फर्दर एंड जो उसको करना है, ठीक है, जो भी हम लोग उसको यूज करेंगे एंड फाइनली उसको कन्वर्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। एक और चीज जो हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी ब्रेक डाउन करने में, चाहे रेस्पिरेशन करने में, ठीक है, तो वो रिएक्शन कौन सी, मेनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हैं, वही सेम रिएक्शन है जो दोनों की दोनों यूज अप होती हैं ये सारे सारे काम करने के लिए, ठीक है। एक चीज डिस्कशन आता है इसमें रेस्पिरेशन के बाद कि अगर हम लोग बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी सारी नीड्स को डिफ्यूजन से पूरा कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता है एमीबा की, तो एमीबा का क्या है कि उसकी पूरी जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है हमेशा, तो कहीं से भी कुछ भी ले सकता है, ठीक है, लेगा, डाइजेस्ट करेगा और एक्सक्रीट करने के लिए कहीं से भी उस वेस्ट को एक्सक्रीट भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी लेवल ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेल्स होते हैं, सेल्स मिला के टिश्यू बनाता है, फिर जो टिश्यूज होते हैं वो मिला के ऑर्गन्स बनते हैं, एंड देन ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और वो सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये चारों सिस्टम हमने पढ़ना ही है, ठीक है। तो सिस्टम की बात हो गई। तो मल्टी लेवल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे टिश्यूज में स्पेशलाइजेशन होता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा। जो मेरा हार्ट का सेल है उसे पता है कि भाई पंप करना है, मेरा ब्रेन का सेल उसे पता है सोचना है, मेरे किडनी के जो सेल्स है उन्हें पता है कि मेरे को वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करना है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में एक वर्ड, डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर में क्या पढ़ते हैं कि जो अलग अलग लेबर होती है वो अलग अलग काम करती है, ठीक है। अगर एक घर का एग्जाम्पल ले लूं तो जो आपका फाउंडेशन डालने के लिए आएगा, खोदने के लिए आएगा, वो एक अलग लेबर होगा, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद उसमें बनाएगा, पूरा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो एक अलग होगा। जो पूरा उसने जो जिसने भी पूरा का पूरा डिजाइन किया होगा, ठीक है, वो आपका आर्किटेक्चर जो हो गया, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका अलग होगा। जब पूरा घर बन जाएगा उसके बाद जो प्लम्बर होगा, जो आपका पूरा ये वॉशरूम्स का सब कुछ टैप वैप लगाने का काम होगा, वो एक अलग जना करेगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, लाइटिंग की बात करते हैं तो वो एक अलग इंसान होगा। पेंटिंग की बात करते हैं, व्हाइट वॉश हो गया या फिर पीओपी हो गया, वो एक अलग इंसान करेगा। मार्बल की बात करते हैं, वो एक अलग इंसान करेगा। क्या हो रहा है, हमने बांट दिया है काम, डिविजन ऑफ लेबर, अलग अलग इंसान अलग अलग काम करेगा। क्यों, क्योंकि वो उस चीज में बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो हमारी मल्टी सेलुलर बॉडी भी ऐसी ही होती है। जैसे कि अब यहाँ पर लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, उसे हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है, कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डेडिकेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लूकोज को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ग्लूकोज उसके पास आता है। जो लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है और वो ऑक्सीजन को लेता है। तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ गया और ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। और जो किडनी है वो वेस्ट डिस्पोजल का काम करती है, एक्सक्रीटरी के अंदर आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे बॉडी के हर एक सेल को वो ऑक्सीजन चाहिए जो लंग्स ने लिया, मेरे हर बॉडी के एक सेल को वो ग्लूकोज चाहिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर डिफ्यूजन की बात करता तो हर एक सेल अपना खुद लेता और खुद एक्सक्रीट कर देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है तो एक ही टिश्यू है जो पूरा का पूरा काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ लंग्स में है, बट क्या सिर्फ लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, मेरे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, मेरे हार्ट को चाहिए, मेरी किडनी को, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए। एंड एग्जैक्टली सेम गोज फॉर द ग्लूकोज ऑल्सो। जो ग्लूकोज आया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ग्लूकोज भी आपकी पूरी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। तो यहाँ पर एक नीड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम मैं आपको बात कर रहा था कि एक प्रॉब्लम पोज होती है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक चीज ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक है, और अगर ग्लूकोज की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, बट उसे हर एक सेल तक पहुंचना है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करी जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो भी वेस्ट है उसने एक्सक्रीट करना है, बट पूरी बॉडी का जो वेस्ट है वो आना भी तो चाहिए वहां पर। तो ये तीनों के तीनों सिस्टम के लिए एक नीड क्रिएट होती है एंड दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कौन हैंडल करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना और उसके बाद वहां से वेस्ट कलेक्ट करना और कहां तक लेके जाना, किडनी तक लेके जाना, और किडनी उसके बाद वहां से एक्सक्रीट कर देगी आपका यूरिन के थ्रू लिक्विड वेस्ट को। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम ही बताता है, ठीक है, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया, जो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अपने खुद न्यूट्रिशन लिए। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बना लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो रहा है वही चीज। ठीक है, इसको जानने से पहले ये वर्ड जान लेते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्पीड अप करेगा। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं कि विच इज यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन, नहीं, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। इट इज यूज्ड टू चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर बात आती है एंजाइम, जो बायोलॉजी में कहलाते हैं वो होते हैं बायो कैटलिस्ट, जिनका नाम होता है एंजाइम। तो एंजाइम भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। कोई भी आपकी रिएक्शन होती है तो उसको वो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि वो आपको एक एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पर जो रिएक्शन बॉडी सॉरी जो रिएक्शन बॉडी कर रही होती है तो उसको करने में हेल्प कर देते हैं। कोई प्रोसेस है जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो उसको छोटे प्रोसेस में कर देगा। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई प्रोसेस है, उसको करने के लिए एनर्जी की जो नीड थी वो ज्यादा थी, वो नहीं हो पा रहा था प्रोसेस, लेकिन बायो कैटलिस्ट एंजाइम ने उसे इनेबल किया कि वो कम एनर्जी में भी वो प्रोसेस हो जाए। तो इस तरीके से बायो कैटलिस्ट हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज आती है स्टार्च और एक आता है ग्लाइकोजन। तो होता है इस तरीके से है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपना खाना खुना बनाया, एनर्जी यूज कर ली। अब यूज करने के बाद कुछ एनर्जी को वो बाद के लिए बचाते हैं। ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर करके रखना है, किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन एनिमल्स में भी आती है, और एनिमल्स में इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो अगर प्लांट स्टोर करेगा तो स्टार्च के फॉर्म में करेगा, लेकिन अगर एनिमल स्टोर करेगा एनर्जी को फॉर फ्यूचर पर्पस तो उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी आप रिएक्शन देख चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, वाटर लिया जा रहा है, एयर से और सॉइल से दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मिल रहा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O। इसमें ऐड क्या करना है आपको, आपको पता है कि यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, एक तो क्लोरोफिल होना जरूरी है आपके पास, एंड प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, सनलाइट की। ठीक है, आपके पास एक्टिविटीज भी आती है जहां पे इन दोनों की जरूरत होती है ये सब कुछ करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस में नया क्या सीखा, एक रिएक्शन थी, ठीक है, 7th से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहाँ पर आपको और क्या ध्यान देना है, ठीक है, आपको आंसर में और क्या लिखना है जो जरूरी है वो है ये 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट। पहला पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। आखिर क्लोरोफिल करता क्या है, तो क्लोरोफिल क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उसको अपने पास रख लेता है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्लांट का एक लीफ होता है, तो लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेस दो अलग अलग है। ऊपर आपका क्लोरोफिल होता है ज्यादातर, और नीचे आपके स्टोमेटल पोर्स होते हैं। अब क्या होता है स्टोमेटल पोर्स, वो भी पढ़ेंगे। ऊपर हो गया क्लोरोफिल, ठीक है, ये हमने क्लास 9th में प्लास्टिड्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं एंड उसके अंदर आपके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो एब्जॉर्ब कर लिया लाइट एनर्जी किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल। अब सेकंड स्टेप होता है कि जो लाइट एनर्जी हम लोग ने एब्जॉर्ब कर लिया है उसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी आ गई फाइन, बट उसे यूज नहीं कर सकते, उसे कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। क्यों, ताकि उस केमिकल एनर्जी से हम लोग स्प्लिट कर सके वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर जो हम सॉइल से ले चुके हैं उसको स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें सेकंड स्टेप के अंदर 2 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और दूसरा स्टेप जो केमिकल एनर्जी मिली उसकी हेल्प से वाटर को स्प्लिट करना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब क्यों स्प्लिट कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि आपका रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप आ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आपको नॉलेज है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो रिडक्शन रिएक्शन होती है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर वो बोल रहा है रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड में से या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और या फिर तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तब जाके हम कहेंगे हाँ रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है।
अब अगर हम इसी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये है और जो बन रहा है ग्लूकोज वो ये है C6H12O6। आपको पता है कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है। क्या हाइड्रोजन है? नहीं। क्या हाइड्रोजन है? हाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन। तो इस वजह से यहाँ वर्ड आया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। होपफुली ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर है। उसके बाद स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बोला था कि लीफ की अगर हम बात करें तो उसकी जो अपर सरफेस होती है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो लोअर सरफेस होती है वहां पर क्या होता है? स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटल पोर्स होते क्या है? स्टोमेटल पोर्स वो पोर्स होते हैं जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है, वहां से वो गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है, या फिर वो वाटर को भी इवापोरेट करना चाहता है, ठीक है, तो कर सकता है ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, ठीक है। वो भी हम लोगों ने चैप्टर के एंड में पढ़ना है। तो स्टोमेटल पोर्स हो गए, एंड उसके साथ स्टोमेटल पोर्स को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि स्टोमेटल पोर्स से क्या है, उसको ऑक्सीजन देना है वो दे देगा, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है वो ले लेगा, ठीक है, लेकिन वो हमेशा उसको खोल के नहीं रख सकता है स्टोमेटल पोर्स को। क्यों? क्योंकि वहां से वाटर इवापोरेट कर सकता है। भाई हम चाहते हैं कि वाटर इवापोरेट कर जाए तो ठीक है, हम चाहते हैं और वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हमेशा हम स्टोमेटल पोर्स को ओपन करके रखेंगे तो इश्यू क्या आएगा कि जो हमारे पास वाटर जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो निकल जाएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं लाइक डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको आपको पता है कि जो उनके लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं। इतना कम सरफेस एरिया रखते हैं वो कि वाटर का जो लॉस है वो मिनिमाइज कर सके। दूसरी चीज हमने ये भी देखा है कि उसके पास कुछ क्यूटिन होता है, ठीक है, वो इस तरीके से क्या लगाता है, वो एक वैक्सी कोटिंग करता है सो दैट वाटर का लॉस मिनिमाइज कर सके। तो इतना वाटर का लॉस देखते हैं, संभालते हैं, तो वो यहाँ पर कैसे संभालते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से। तो ये मैंने आपको स्टोमेटा बनाया है, और स्टोमेटा है, और ये गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या हुई? ये जो साइड में किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा का साइज रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कि कब स्टोमेटल पोर ओपन हो रहा है, कब स्टोमेटल पोर क्लोज हो रहा है, वो कौन रेगुलेट करेगा? गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर पानी भरा जाएगा तो गार्ड सेल क्या करेंगे? स्वेल अप कर जाएंगे, वो स्वेल करेंगे। स्वेल करने से गैप क्रिएट होता है, और गैप जो होगा वो क्या है? स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर स्वेल अप किए हैं गार्ड सेल्स, तो उसकी वजह से क्या है? बीच में एक गैप बना, दैट इज योर स्टोमेटा। यहाँ पर हम देखेंगे गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से पानी निकल गया है, प्लांट जानबूझ के कर रहा है, वो गार्ड सेल में से पानी को निकाल रहा है सो दैट उनका साइज श्रिंक हो जाए, और जब उनका साइज श्रिंक होता है तो उसमें से जो पोर होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया, अब इसमें से कुछ इन आउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर हम बात करें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो प्लांट्स को चाहिए होता है, ठीक है, तो वो आता है सॉइल से। वो क्या क्या लेता है? नाइट्रोजन लेता है, फास्फोरस लेता है, आयरन लेता है, मैग्नीशियम लेता है। एयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जो चीज जरूरत होती है प्लांट को वो एयर से या फिर आपका सॉइल से ले लेता है। सॉइल से हमने नाइट्रोजन तो देखो काफी अच्छे से क्लास 9 में पढ़ी है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, ठीक है। क्लास 9 में नाइट्रोजन साइकिल में पूरा बताता है कि दो तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन NO2 जो है वो डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते, उसे नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, एमोनिफिकेशन, सारे प्रोसेस लगते हैं इसमें। आपने ये भी देखा है जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, किसमें? लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। मतलब काफी डिटेल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो ये भी बस ओवरव्यू दे रहा है कि हाँ ठीक है, ये न्यूट्रिशन होता है सॉइल से लेता है, ये न्यूट्रिशन वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है, ठीक है। सेकंड जो न्यूट्रिशन आ रहा है वो आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हम लोग पढ़ चुके हैं, अपना खाना खुद बनाता है, सॉइल से लेगा, ऑक्सीजन लेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फोटोसिंथेसिस करके काम कर लिया। अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेनली 3 टाइप है जो आपकी बुक में है। चौथा टाइप मैंने लिखा है सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा, तो इसलिए मैंने बस लिख दिया है, बट मेनली हम 3 पढ़ना है। पैरासिटिक, ठीक है, और उसके बाद आपके पास सेकेंड है सैप्रोफिटिक, थर्ड है होलोजोइक, और एक जो मैंने बताया सिम्बायोटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, पूरा दूसरे पे डिपेंड करता है, एंड यहाँ पे कीवर्ड है होस्ट। वो एक होस्ट बॉडी बनाता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में एग्जांपल आएगा अमरबेल, ठीक है, जिसे कहते हैं कैस्कटा। तो होता क्या है, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट उगने लग जाता है। अब जो मेन प्लांट है वो क्या करता है, वो सॉइल में से नाइट्रोजन लेगा, फास्फोरस, मैग्नीशियम सब लेगा, ठीक है, एयर में से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और जो दूसरा प्लांट होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली उस प्लांट से जो से चाहिए वो ले लेगा, वो सॉइल से कुछ नहीं ले रहा है, ठीक है। वो सीधा जो प्रोडक्ट बनाए किसने? हमारी प्लांट बॉडी ने वहां से सीधा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो प्लांट को जो चाहिए था उसे मिल गया।
उसी तरीके से अगर एनिमल में एग्जांपल देखेंगे लीच का, तो लीच क्या करती है, जो जोक होती है, हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमंस, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन हमने लिया, ठीक है, हमने खाना खाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है, अभी दोनों कहाँ गए, ब्लड में, सर्कुलेटरी सिस्टम से हर जगह सर्कुलेट होने के लिए। अब जो लीच है वो सीधा आके क्या करती है, वो ब्लड सक कर लेती है। तो जब उसने ब्लड सक किया तो उसे ग्लूकोज भी मिल गया, उसे ऑक्सीजन मिल गया, उसने कुछ खाने की जरूरत नहीं है ग्लूकोज बनाने, उसे ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, उसे हर चीज जो जो चाहिए उसे हमारे ब्लड से ही मिल जाती है। लेकिन होस्ट बॉडी में मेन क्या होता है कि जो होस्ट बॉडी होती है उसको मारा नहीं जाता, ठीक है, आप उसके किल नहीं करेंगे तो तब जाके ये पैरासिटिक में आएगी। वो मारती नहीं है, सिर्फ उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, सामने वाले को जनरली पता भी नहीं चलता, तो ये हो जाता है पैरासिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक अगर हम बात करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा अच्छे एग्जांपल है, यीस्ट आपका एग्जांपल है, मशरूम्स आपके एग्जांपल है। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, वो करते हैं कि पहले जो आपका फूड होता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं बाहर ही, कोई एंजाइम छोड़ के या किसी भी तरीके से, या ऑटोमेटिकली वो डिकम्पोज हो रहा है, तो जब पूरा वो डिकम्पोज हो जाता है बाहर, देन उसके बाद आप उसको लेते हैं, उसके बाद इनटेक होता है। पहले पूरा बाहर ही डिकम्पोज हो जाएगा, देन उसके बाद उसका इनटेक होगा, वो आता है सैप्रोफिटिक में, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी, इसमें मशरूम्स वगैरह, लिखने में आप एनिमल में स्कैवेंजर्स भी लिख सकते हो बट इसमें प्लांट का ही दे तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा आता है होलोजोइक। होलोजोइक सैप्रोफिटिक का ऑपोजिट होता है। अगर सैप्रोफिटिक में बोल रहे हैं कि पहले डिकम्पोज होगा, पहले डाइजेस्ट होगा, देन उसको इनटेक करेंगे, तो होलोजोइक हमारा कहता है कि पहले हम लोग इनटेक कर लेंगे रॉ, कच्चा इनटेक कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसे डाइजेस्ट करेंगे। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स कौन है, तो हम है वो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, कि जो पहले क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल कच्चा खा लेते हैं एंड देन उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो पका के खाते हैं, तो ठीक है, हम पका के खाते हैं, हम लोग कुछ भी सब्जी लेके आते हैं तो पका के खाते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि कुकुम्बर की बात करते हैं, खीरे की बात करते हैं, तो क्या हम पका के खाते हैं? क्या अगर हम फ्रूट्स की बात करें, बनाना, एप्पल, ग्रेप, कुछ भी, क्या हम पका के खाते हैं? नहीं। अगर मैं आपसे सब्जियों की बात करूँ, वेजिटेबल्स की बात करूँ, अगर मैं बोलता हूँ गोभी की सब्जी है, ठीक है, मान लो कि आप पका के खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, मानने वाली बात नहीं है, आप पका के खाते हैं, लेकिन मान लो कि आपने कच्चा उसे खा लिया, तो क्या बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। वो तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे पकाते हैं, ये मसाला डाल, वो मसाला डाल, बट अगर कच्चा भी खाएंगे तो बॉडी हमारी डाइजेस्ट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल केपेबल है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने किसी भी चीज को खाया तो उसको डाइजेस्ट कर देगी बॉडी, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। इसमें पहले डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर आप एब्जॉर्ब पहले कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो होपफुली होलोजोइक भी समझ में आ गया। सिम्बायोटिक ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगाई के बीच में एक रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में होता क्या है, सिम्बायोटिक में एक दो एनिमल, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक मैंने डिस्कवरी में एक बार देखा था कि एक राइनोसोरस था और साथ में उसके ऊपर एक बर्ड बैठती है, तो उन दोनों के बीच में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया गया था कि जो बर्ड होती है, ठीक है, तो जो राइनोसोरस है वो उसको अपने ऊपर फीड करने देता है, जो उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े वीड़े होते हैं, ठीक है, तो वो उसको फीड करने देता है। होता क्या है, उसके कीड़े हट गए और जो बर्ड है उसको खाना मिल गया, तो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इवन बर्ड जो होती है वो उसको हंटिंग करने के लिए अगर कोई आता है हंटर, तो उससे भी उसको वार्न करने का काम करती है, तो इसे कहते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। सारे मेन टॉपिक खत्म हो चुके हैं बिल्कुल लास्ट का छोटा सा टॉपिक बचता है, न्यूट्रिशन इन एमीबा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मेनली इतना भी पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता मैं कोई भी नई चीज में बताऊंगा आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगी जी। ये एमीबा है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है एमीबा के पास, ठीक है। अब एमीबा क्या करता है, एमीबा स्यूडोपोडिया शेप बनाता है, ठीक है, एक फूड एनगल्फ करने के लिए वो अपना शेप चेंज करता है, राइट। और ये शेप चेंज करने के लिए भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो शेप चेंज होती है वो क्यों होती है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो फ्लेक्सिबल होती है और एमीबा को अपना शेप चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जब वो शेप चेंज करता है तब जाके वो फूड को एनगल्फ करता है, ठीक है। उसने खा लिया, खाने के बाद चाहे उसे फूड वैक्यूल में स्टोर करे, जैसे भी करके वो डाइजेस्ट करे, डाइजेस्ट करने के बाद जब डाइजेस्ट कर देता है वो उसको कहीं से भी एक्सक्रीट कर सकता है। यहाँ पर भी जहां पर भी फूड आएगा वो वहीं पर स्यूडोपोडिया शेप बनाएगा, फूड को एनगल्फ करेगा, खाएगा और कहीं से भी एक्सक्रीट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्टमक जो हो गया, सॉरी स्टमक नहीं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से डाइजेशन चलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।